हेलो दोस्तों। मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा और हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे थे उसका नाम है वेक्टर। वेक्टर टॉपिक के अंदर हमने कल उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं उसके योग के ऊपर पढ़े थे हमने कि योग के जो दो नियम थे, एक तो त्रिभुज का नियम था, एक समांतर त्रिभुज का नियम था। उन दोनों नियम के ऊपर हमने चर्चा करी थी और उनके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस जिस तरीके से आते हैं उन क्वेश्चन के ऊपर हमने चर्चा करी थी। उसके अलावा हमने वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में बात करी थी कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। और उसके अलावा हमने ये फाइंड किया था कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है और यूनिट वेक्टर क्या होता है। और उन सभी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज थी, जो भी हमारे डाउट्स थे, वो हमने क्लियर किए थे कल वाले वीडियो के अंदर। आज हम बात करेंगे इससे आगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और कल हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें आज हम आगे की बात करेंगे जिसमें अब सिंपल सी चीज़ आएगी जो हम 10th क्लास से पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसको वेक्टर के संदर्भ में पढ़ेंगे कि सदिश के संदर्भ में वो किस तरीके से यूज़ होती है। 10th क्लास के में हम अच्छे से जानते हैं, लाइन के अंदर अपन पढ़ते हैं कि मान लो ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट दिए हुए होते हैं और इसके भी हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए होते हैं। और ये कोई पॉइंट है इसका पी, जो किसी एम रेसो एन में हमें ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। उसके बाद हम इस पी रेसो के क्या निकालते हैं, हम जो भी हैं कोऑर्डिनेट्स हैं वो फाइंड करते हैं। यही सेम चीज़ अगर अपन वेक्टर की बात करें तो मान लो ओ हमारा कोई भी ओरिजिन है, कोई भी मूल बिंदु है और ए का जो स्थिति सदिश है वो ए वेक्टर है, बी का स्थिति सदिश बी वेक्टर है। पी पर सी वेक्टर जा रहा है, पी पर जो है, पी कोई पॉइंट है जो ए और बी से एम रेसो एन दूरी पर है और वो सी वेक्टर, उसका उसका वेक्टर है सी। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो आरबीएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही ईजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस सी वेक्टर का जो हम पोजीशन वेक्टर फाइंड करेंगे वो वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे हमने उसके अंदर किया था, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसके अंदर फाइंड किया था। वैसा ही वैसा सिस्टम है कि ए वेक्टर इंटू एन, बी वेक्टर इंटू एम अपॉन एम प्लस एन। इसके क्वेश्चन आरबीएससी के पहली एक्सरसाइज के अंदर पूछ रहा है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, इसीलिए इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पॉइंट लिया। बाकी ये इतना समझने वाली चीज़ है नहीं, बहुत ही ईजी सा है कि ये कोई पॉइंट है ओ, ये अपना ए है, ये अपना बी है और यहाँ पर कोई पॉइंट है पी। ओ ए जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है, इधर बी वेक्टर है और यहाँ पर हमारे पास अगर सी वेक्टर है तो सी वेक्टर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एम रेसो एन में डिवाइड कर रहा है अगर अपन, तो सी को निकालने के लिए क्या करेंगे, ए एन बी एम अपॉन एम प्लस एन। उसके अलावा सेम सी चीज़ थी, दो तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। अगर ये मिड पॉइंट होता तो क्या हो जाता, मिड पॉइंट हो जाता तो ए प्लस बी बाई टू हो जाता। उसके अलावा अगर ट्राइंगल अगर होता तो ट्राइंगल का सेंटर क्या निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई थ्री निकालते हैं। क्वार्टल होता है तो कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें थी इसके ऊपर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर इसमें जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इसमें क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल से हैं जो लास्ट में अपन जब वीडियो बनाएंगे, जो एक्सरसाइज के वीडियो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें अपन इसके बारे में बात करेंगे कि भाई इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड। तो अब आगे की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है। कल हमने जो पढ़ा था, हमने वेक्टर्स का सम करना पड़ा था, योग करना पड़ा था कि योग कैसे करते हैं। और योग करने के लिए हमने दो नियम पढ़े थे, एक तो त्रिभुज का नियम पढ़ा था, एक समबाहु त्रिभुज का नियम पढ़ा था। त्रिभुज के नियम के अंदर हमने ये पढ़ा था कि मान लो त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो वेक्टर्स को प्रतिष्ठित करें, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उसकी तीसरी भुजा है वो उनके योग को प्रतिष्ठित करेगी और उसकी दिशा उन दोनों वेक्टर्स के विपरीत होगी। जो तीसरी तीसरी भुजा है उसकी दिशा उसके तीसरे की क्या होगी, विपरीत होगी। और सेम यही चीज़ समान चतुर्भुज में थी कि अगर एक समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाएं दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करे तो उसकी विकर्ण जो है वो उनके योग को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। कल हमने ये योग का नियम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड के जो नियम है। इसमें दो प्रकार से गुणनखंड संभव हैं। सदिश के जो गुणनखंड है वो दो प्रकार से संभव है। एक तो संभव है हमारा डॉट प्रोडक्ट और एक है हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। देखो डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर भी बोलते हैं, अदिश गुणनखंड बोलते हैं। तो अदिश गुणनखंड और सदिश गुणनखंड क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे आज अपन। और जो क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में आते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अदिश गुणनखंड हम ले लेते हैं टॉपिक हमारे पास। अदिश गुणनखंड में जैसे मान लो कोई ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों का जो गुणनखंड है वो अदिश हो रहा है। मान लो दोनों का जो गुणनखंड हो रहा है वो अदिश हो रहा है। ए वेक्टर का मतलब वही है ए वन आई कैप, ए टू जे कैप, ए थ्री के कैप, और बी वेक्टर का मतलब बी वन आई कैप, बी टू जे कैप और बी थ्री के कैप है। अगर इनका अदिश गुणनखंड हो रहा है तो उसकी वैल्यू होगी ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा है उन दोनों वेक्टरों के बीच का जो कोण है उसके हम क्या बोलेंगे, थीटा। मान लो एक एक वेक्टर है इधर, एक वेक्टर है हमारे पास में इधर, एक वेक्टर है इधर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच में कोई थीटा है, कोण है कोई
थीटा है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, और इसकी हम ज्यामिति व्याख्या भी आगे करेंगे अपन, अभी इधर देख लो ध्यान से कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो वेक्टर्स है और उनके बीच में कोई कोण है थीटा, तो इनका जो मल्टीप्लाई है, जो डॉट प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच का कोण होगा और जिसकी वैल्यू 0 और पाई के बीच में होगी। अब सिंपल सी बात है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है, वो पॉजिटिव है, इसका मतलब सीधी सी बात है उनके मध्य जो कोण है वो है न्यून कोण, वो आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू नेगेटिव है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्रोडक्ट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब सीधी सी बात है उनके जो एंगल है वो क्या है, अधिक कोण है, 90 से बड़ा है। और अगर इसकी वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि डेफिनेटली वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं, वो परपेंडिकुलर, तभी वैल्यू की उसकी क्या आएगी, 0 आएगी भाई। ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं इसके ऊपर। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, एक वेक्टर है बी वेक्टर, अगर इनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो हमारे पास 3 केस पॉसिबल हैं। इनका प्रोडक्ट कब कब 0 आ सकता है, या तो ए वेक्टर की वैल्यू, ए वेक्टर का मॉडुलस है उसकी वैल्यू 0 हो, या फिर बी वेक्टर के मॉडुलस की वैल्यू 0 हो, या फिर उनके जो बीच में कोण है, जो एंगल है वो क्या हो, 90 डिग्री हो, यानी कि वो दोनों जो अपने पास वेक्टर हैं वो एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी कि लंबवत हो। अगर वो दोनों जो वेक्टर हैं हमारे एक दूसरे के लंबवत हो गए तो भी इनका जो प्रोडक्ट होगी उसकी वैल्यू क्या होगा, 0 होगी, ठीक है। तो ये एक हमारा स्केलर प्रोडक्ट है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली अपन समझ के इसकी वैल्यू क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा उन दोनों के बीच का कोण है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, देखो बहुत ही सिंपल सी है बात है, आप जानते हो ये होता है आई कैप, ये होता है जे कैप और ये होता है के कैप, ठीक है। ए वेक्टर जे, ए वेक्टर आप जान आई वेक्टर आप जानते हो एक्स एक्सिस की दिशा में है, जे वेक्टर वाई एक्सिस की दिशा में है और के वेक्टर जेड एक्सिस की दिशा में है। इन तीनों के मध्य में जो कोण है वो भी क्या है, 90 डिग्री का है, अपन अच्छे से जानते हैं, फ्रेम है ये अपना, ठीक है। आई वेक्टर को मैं अगर आई वेक्टर से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो आई वेक्टर ये है और दूसरा आई वेक्टर भी इधर ही होगा, तो इन दोनों के बीच के इन दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में कोण हो जाएगा 0 डिग्री। और आई वेक्टर यानी कि एक हमारे पास इकाई सदिश है, इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। सेम यही चीज़ जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर के लिए है और सेम यही चीज़ के वेक्टर डॉट के वेक्टर के लिए है। यानी कि अगर डॉट प्रोडक्ट के अंदर सेम हमारे जो इकाई सदिश हैं आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर अगर सेम आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी वैल्यू ऑलवेज आती है 1। क्यों आती है वो मैंने बता दिया, वैल्यू 1 आने का रीज़न। दूसरा, मान लो कि आई वेक्टर है वो जे वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसमें भी आप अच्छे से समझ रहे हो कि आई और जे के मध्य जो कोण है वो है 90 डिग्री, और इसलिए डेफिनेटली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0 और के डॉट आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें ये। और अगर सेम वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो सेम वेक्टर अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं उन दोनों के बीच में एंगल तो हो जाएगा 0 डिग्री, इसीलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इजिकल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। लेकिन अगर जब हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये आपस में कभी भी इक्वल नहीं होता है। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन फॉलो करता है, डॉट प्रोडक्ट। और ये आप जानते हो 2.3 इजिकल टू 6 और 3.2 भी इजिकल टू क्या होता है, 6 होता है। तो ये सिंपल सी बात है डॉट प्रोडक्ट के अंदर। अब देखो मॉडुलस के अंदर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर का होल स्क्वायर है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और ये रिजल्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी फाइंड करते हैं हम। ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है एक्चुअली, कि मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर की होल स्क्वायर। देखो होल स्क्वायर तो सिंपल सा खोला है, लेकिन लास्ट में जो 2ab आया है वो डॉट प्रोडक्ट है हमारा। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जो 2ab आया है वो डॉट प्रोडक्ट है, यानी कि इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है हमारी, कौन सी, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो ये है प्लस माइनस 2ab। इन दोनों के बीच में मॉडुलस नहीं है, ये दोनों मॉडुलस नहीं है, सिंपल वेक्टर है हमारे। और ये मॉडुलस कब होते हैं, जब ये ए वेक्टर और बी वेक्टर भी आपस में क्या होते हैं, मॉडुलस होते हैं। तो ये इतना सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, जो याद रखने वाला है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम अक्सर क्या करते हैं, ए वेक्टर ए डॉट बी करके छोड़ देते हैं। ए डॉट बी करके नहीं छोड़ना, उनके बीच का एंगल भी लगेगा, कब, इस वाले केस के अंदर। और अगर
ऐसा केस दिया हुआ है हमें जिसमें दोनों मॉडुलस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सिंपल सा 2ab हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली चीज़ है जो आप दूर कर लेना अच्छे से। उसके बाद में सेम वही सारी चीज़ वापस आ गई कि अगर मॉडुलस लगा रखा है तो उसके बाद a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर है, देखो यूनिट वेक्टर नहीं है सॉरी, ये वेक्टर दिया हुआ है, मॉडुलस दिया हुआ है ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab। ये तीनों सिंपल हैं, ए बी सी ये तीनों सिंपल है, तो यहाँ पर अपने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो ईजी है इसकी 7 नंबर प्रॉपर्टी भी। 8 नंबर प्रॉपर्टी बहुत ईजी है, क्योंकि जब अपन इसमें लगाएंगे तो प्लस 2ab आएगा और दूसरे वाले के अंदर लगाएंगे तो माइनस 2ab आएगा। इसके अंदर तो प्लस 2ab आएगा, इसमें माइनस 2ab आएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, बचेगा ये। तो ये सीधी सिंपल सी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 9 देख लो, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि 3D के अंदर या फिर 2D के अंदर ये बहुत यूज़ होती है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर दो दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच में कोण कैसे निकालना है। तो उनके बीच में कोण निकालने के एक तरीके से ये फॉर्मूला भी है, जो कि हमारे स्ट्रेट लाइन में यूज़ होएगा, हमारे पास में 3D में यूज़ होएगा ये फॉर्मूला। कई जगह ये साइन थीटा में आता है, वो कैसे आएगा उसका रीज़न उधर बताएंगे अपन कि साइन थीटा में कैसे आता है। अभी बात करते हैं कि मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है आपको a1 आई कैप, a2 जे कैप और a3 के कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है b1 आई कैप, b2 जे कैप और b3 के कैप। तो इनका प्रोडक्ट आप अच्छे से जानते हो कि ए वेक्टर का मॉडुलस डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस जो होता है, ठीक है। अब प्रोडक्ट की बात करें तो a1 आई इंटू आई, देखो इसमें प्रोडक्ट की बात करें, a1 आई है, ये b1 आई से मल्टीप्लाई होगा तो a1 b1 आएगा, लेकिन a1 आई b2 जे से मल्टीप्लाई होते ही i इंटू जे क्या हो जाएगा, जीरो। i इंटू जे क्या हो जाएगा, जीरो। तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, जीरो। बचेंगे कौन से, i डॉट आई, जे डॉट जे और k डॉट के, यानी कि हमारे पास रिजल्ट जो बचेगा वो आएगा a1 b1, a2 b2 और a3 b3। देखो ध्यान से समझो कैसे निकला ये रिजल्ट अपने पास, कि अगर a1 b1 a1 a2 a3 है, वो अगर a1 b2 से मल्टीप्लाई करेगा तो i डॉट जे हो जाएगा, और i डॉट जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसीलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट बचेगा वो बचेगा i डॉट आई, जे डॉट जे और k डॉट के वाला। और आप जानते हो i डॉट आई वैल्यू 1 होती है तो वो हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा a1 b1, जे डॉट जे भी वैल्यू 1 होती है तो वो भी हट जाएगा, क्या बचेगा a2 b2। k डॉट के भी क्या होती है, जीरो होती है, तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी a3 b3। तो कॉस थीटा का अब यहाँ से अपने पास फॉर्मूला आता है अच्छे से, कॉस थीटा के ए डॉट अपन ने बी निकाल लिया, अब कॉस थीटा का ये फॉर्मूला निकलेगा। ये कैसे निकला फॉर्मूला वो दिखा देते हैं आपको, कि आप जानते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कॉस थीटा। यहाँ से कॉस थीटा को इधर पकड़ो, उन सबको इधर भेज दें, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस बराबर कॉस थीटा। ये दो वेक्टर्स के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला है, कि दो वेक्टर दिए हुए हैं हमें, दो सदिश दिए हुए हैं, तो उनके बीच में कोण कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस। उसके बाद में इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आ जाएगा a1 b1, a2 b2, a3 b3, वो अच्छे से जानते हैं। उसके अलावा साथ साथ में आप जानते हो कि ए का मॉडुलस क्या होता है, a1 स्क्वायर अंडर के अंदर a1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर, a3 स्क्वायर और b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर, b3 स्क्वायर, ठीक है। और उसके क्या लग जाएगी, होल मॉडुलस अपन ने लगा रखा है। अब यहाँ पर अपने पास एक क्वेश्चन राइज हो रहा है कि वेक्टर दिया हुआ है a1 b1 c1, अगर ये यूनिट वेक्टर हैं, a1 b1 c1 यूनिट वेक्टर हैं, इसने पहले से ही हमें बता दिया कौन से वेक्टर हैं, ये यूनिट वेक्टर हैं अपने पास में। तो a और a प्लस बी प्लस सी भी क्या दे रखा है, हमें जीरो दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है a डॉट बी डॉट सी और c डॉट ए। देखो भाई इसका आंसर कैसे निकालेंगे, दिखाते हैं आपको। हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या है अपने पास में, देखते हैं अपन। क्वेश्चन अपने पास में था कि a1 b1 और c1, या ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये सब हैं अपने पास यूनिट वेक्टर, ठीक है भाई। यूनिट वेक्टर का मतलब अगर इसका मॉडुलस निकालूं तो इसकी वैल्यू 1, इसका मॉडुलस निकालूं तो इसकी वैल्यू 1, और इसका मॉडुलस निकालें तो इसकी वैल्यू 1, ठीक है भाई। उसके अलावा क्या दिया हुआ है मेरे को, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर जीरो दिया हुआ है भाई मेरे को। फाइंड क्या करना है, अब देखो जो चीज़ दी हुई है ना, गिवन दी हुई है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मैंने इसके वेक्टर नहीं लगाया है, देखो भाई ये वो लगा दिया वेक्टर। इसका क्या कर दो आप, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, अब आप अच्छे से जानते हो इसका स्क्वायर क्या होता है, +2। अब यहाँ पर मॉडुलस नहीं आएगा, 2c है, यही होता है भाई। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर जीरो था, जीरो का स्क्वायर हो जाएगा जीरो, ठीक है भाई। तो
अगर ए वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये भी यूनिट वेक्टर है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और ये भी यूनिट वेक्टर है इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और इसका वैल्यू हमें दी हुई है 0, और ये हो जाएगी 2ab 2bc 2ca। ठीक है, ये कितना बचेगा 3 + 2 और ab bc ca। देखो मैंने इसके ऊपर इस सब के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, ध्यान रखना भाई, वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। 3 माइनस का इधर आ जाएगा तो -3/2 बराबर ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में कि अगर ये दिया हुआ हो तो क्या करना है, तो जो गिवन है हमें वही यूज़ करना है भाई, जो गिवन होता है हमें वही यूज़ करना होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चंस के आंसर ही अंदर ही उनके आंसर मिल जाते हैं। एक और क्वेश्चन मेरे को यहाँ पर मिला है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉडुलस है उसके बराबर सी वेक्टर का मॉडुलस दिया हुआ है मेरे को, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कोण मेरे को फाइंड करना है कि क्या होगा इसके बीच में कोण। तो आप देखो, ध्यान लगाओ क्या कर सकते हैं, अगर अपन क्या क्या अप्रोच लग सकती है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो हमें क्या कर सकते हैं। देखो भाई इसको कैसे करेंगे, देखो भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास में क्या दिया हुआ था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर दिया हुआ था। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेंगे अगर अपन, तो ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2। अब देखो चूंकि ये स्क्वायर कैसे होगा, ये इस टाइप से स्क्वायर होगा इसका। ठीक है, तो ये अंदर अगर मॉडुलस है तो मैंने बताया मॉडुलस वाले में सेम टू सेम क्या आ जाएगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे आ जाएगा, और बराबर मेरे को हो गया सी वेक्टर का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड चीज़ क्या दी हुई थी मेरे पास, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे तो ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2। चूँकि ये ऐसे आएगा भाई, इसका स्क्वायर ऐसे होगा, इसका भी स्क्वायर ऐसे होगा, तो ये ऐसे आ जाएगा भाई इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 ए वेक्टर बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर का स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मिल जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर 2ab। इसको इधर ले आएंगे अगर अपन, तो देखो ए वेक्टर और ए वेक्टर से तो ए वेक्टर कैंसिल आउट, बी वेक्टर से बी वेक्टर कैंसिल आउट। ठीक है, 2 से 2b कैंसिल आउट, क्या मिलेगा ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए बी, यही मिलेगा भाई, बराबर क्या चल रहा है हमारा 0। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे अपन, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस 2, ये ए डॉट बी है, इसकी डेफिनेशन लगा दो, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस थीटा बराबर 0, और यहाँ से ए वेक्टर, ये प्लस नहीं था मल्टीप्लाई था, ए वेक्टर और बी वेक्टर मेरे पास आ जाएगा कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो या तो ये 0 के बराबर, और ये इसने बोला कि ये 0 के बराबर है नहीं, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा इजिकल टू 0, तो कॉस थीटा इजिकल टू 1, यानी कि थीटा इजिकल टू 0 डिग्री, यानी कि ए और बी के बीच में एंगल कितने डिग्री का आ गया, 0 डिग्री का। तो देखो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन आते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ईजी तो नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन आते हैं थोड़े इसके बेस के ऊपर, कि बेस कैसा है अपना। अब ये छोटा सा एक मैंने स्टार लगा रखे लिख रखा है, जो कि आपको 3D में भी और 2D में भी बहुत जगह मिल गया होगा, ये कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रक्षेप क्या होता है। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रक्षेप होगा, अब इसको कैसे प्रूव भी करके दिखा दूंगा मैं। ए वेक्टर का बी वेक्टर पे प्रक्षेप होगा, ए वेक्टर तो आ जाएगा, साथ में बी का क्या आ जाएगा, कैप, साथ में बी का क्या आ जाएगा, कैप। कैप का मतलब ए वेक्टर ये रहा, और बी कैप का मतलब बी वेक्टर अपॉन, आप जानते हो बी कैप का मतलब अच्छे से, यूनिट वेक्टर है बी अपॉन वी वेक्टर का मॉडुलस। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये। तो ये देखो, इसके ऊपर ही मैंने एक क्वेश्चन लिया है, फिर प्रक्षेप के ऊपर ही कि प्रक्षेप क्या होता है, प्रोजेक्शन क्या होता है, और जब मैं इसकी आपको ज्यामिति व्याख्या करके दूंगा उस टाइम पे अच्छे से इसका प्रोजेक्शन को आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो अपने पास में क्वेश्चन क्या हुआ है कि एक सदिश दिया हुआ है मेरे को, एक सदिश दिया हुआ है, मान लो ए वेक्टर दिया हुआ है मेरे को, जो भी है आई कैप माइनस एक्स जे प्लस के कैप माइनस के कैप सॉरी, और बी वेक्टर मेरे को ये दिया हुआ है इसने आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, दिया हुआ है। तो मेरे को ये बोल रखा है इस सदिश का, पहले वाले सदिश का
दूसरे सदिश पर जो प्रक्षेप है वो 1/√3 है, 1/√3 है। तो मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, इसको मैं बोलूँ a वेक्टर और इसको मैं बोलूँ b वेक्टर। तो इसका b वेक्टर का जो प्रक्षेप है तो कैसे निकलेंगे, a वेक्टर डॉट b कैप बराबर मेरे को दिया हुआ है 1/√3। a वेक्टर मेरे को पता ही है, i माइनस एक्स जे प्लस के इंटू बी कैप। अब बी कैप को मेरे को लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए देखो भाई, मेरे पास ए वेक्टर दिया हुआ है आई माइनस एक्स जे माइनस के। बी वेक्टर दिया हुआ है मेरे को आई माइनस जे प्लस के। अब ए वेक्टर का बी वेक्टर प्रक्षेप चाहिए, तो जिसका चाहिए वो तो वेक्टर आ जाएगा, और जिस पर चाहिए वो क्या आ जाएगा, कैप आ जाएगा, बराबर 1/√3। तो ए वेक्टर तो ये रहा, और बी कैप को लिख सकता हूँ मैं बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉडुलस बराबर 1/√3। ए वेक्टर क्या आ जाएगा, आई माइनस एक्स जे माइनस के। बी वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास, आई माइनस जे प्लस के अपॉन इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, 1+1+1 अंडरूट के अंदर बराबर 1/√3 है ही। √3 से √3 कैंसिल आउट, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 1, 1 से 1 कैंसिल, तो x बराबर क्या आ गया, 0। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई, 0 आ गई। तो इस तरीके से हमें ये करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसका, ठीक है। और एक और क्वेश्चन दे दिया मेरे पास, आर वेक्टर डॉट आई कैप, आर वेक्टर डॉट जे कैप, आर वेक्टर डॉट के कैप मेरे को दिया हुआ है, और आर वेक्टर का मॉडुलस 3 के बराबर है। तो फाइंड करना है मेरे को आर वेक्टर की वैल्यू। सबसे पहले तो आर वेक्टर को आप मान लो। आर वेक्टर मानने का तरीका देखो क्या होता है। इस क्वेश्चन को करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो आप आर वेक्टर को मान लो। आर वेक्टर बराबर मान लो आप एक्स आई वाई जे जेड के, मान लिया भाई। अब मेरे को दे रखा है आर वेक्टर डॉट आई कैप, यानी कि एक्स को मैं आई से मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो एक्स ही आएगा। आर वेक्टर डॉट जे कैप, अगर आर देखो आर वेक्टर ये रहा, आर वेक्टर मेरे पास ये है, इसको जे कैप से मल्टीप्लाई करूँगा तो सिर्फ वाई आएगा। और आर वेक्टर डॉट के कैप बराबर यहाँ आपको पता है जेड ही आएगा। ये तीनों आपस में बराबर हैं, कहने का मतलब है एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो गया मेरे पास में। आर वेक्टर का मॉडुलस दिया हुआ है मेरे को 3। मॉडुलस कैसे निकालते हैं, देखो मॉडुलस निकालने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 3 दे रखा है, और ये तीनों आपस में बराबर हैं। तो ये हो जाएगा 3x² बराबर 3। तो यहाँ से √3 एक्स बराबर जो भी है 3 आ जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, √3। तो y बराबर भी √3 और z बराबर भी क्या आ जाएगा मेरे पास में, √3। तो इस तरीके से मैं r की वैल्यू निकाल लूँगा। x की वैल्यू पुट कर देना, y की वैल्यू पुट कर देना, और z की वैल्यू क्या कर देना, पुट कर देना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा भाई। तो मैंने यहाँ पर स्केलर मल्टीप्लाई के बहुत सारे स्केलर जो डॉट प्रोडक्ट हैं उसके बहुत सारे अपने जो एग्जाम्पल हैं वो ले लिए हैं, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा कि इसमें क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से करना है। चाहे प्रक्षेप का क्वेश्चन आए, चाहे इनके बीच के कोण निकालने का क्वेश्चन आए, चाहे इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन आए, तो क्वेश्चन किस टाइप से होते हैं, और जो बुक के अंदर क्वेश्चन होंगे वो भी लास्ट में अपन इसको सॉल्व कर लेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। वेक्टर प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं बता दूंगा, उसके बाद इजी हो जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ लेते हैं अपन, बेसिक क्या होता है। इसको थोड़ा समझने के लिए आप ऐसे समझो कि ए वेक्टर है अपने पास में, उसका मेरे को प्रोडक्ट निकालना है बी वेक्टर के साथ में, ठीक है। तो वही है ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, यहाँ साइन थीटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इनके साथ में आ रहा है एन कैप, यहाँ पर साथ में आ रहा है एन कैप। एन कैप क्या होगा कि मान लो एक वेक्टर ये इस तल पर है, दूसरा वेक्टर इस तल पर है, तो जो एन कैप होगा वो इसके लंबवत होगा भाई, लंबवत, इसके अभिलंब जो होगा उसके लंबवत इकाई सदिश होगा। जैसे कि ये तो मान लो फर्श है, ये तो मान लो मेरा कोई फर्श है, और ये मान लो इसकी हाइट हो गई, तो इस दिशा में जो सदिश होगा ना वो मेरा कहलाएगा एन कैप। यानी कि इन दोनों सदिशों के लंबवत इकाई सदिश जो होगा वो, वैसे एन कैप है क्या, यूनिट वेक्टर है। एन कैप जो है हमारा यूनिट वेक्टर है, लेकिन कौन सा यूनिट वेक्टर है, जो दोनों मेरे को वेक्टर दिए हुए हैं उसके लंबवत दिशा में, उसकी कौन सी दिशा में, एकदम परपेंडिकुलर दिशा में। मैंने ग्राफ यहाँ पर चित्र बना के भी दिखा रखा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में मान लो कोई कोण है अपने पास में, कोई कोण है अपने पास थीटा, तो एन कैप जो है वो इसके एकदम लंबवत है। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर जो है इसके
जो अपने पास प्रोडक्ट है, इसका वेक्टर प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस साइन थीटा एन कैप। ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर वैल्यू, और आप जानते हो अगर इसका मैं मॉडुलस ले लूँ, इसका क्या ले लूँ मैं, मॉडुलस ले लूँ अगर मैं, तो मॉडुलस लेते ही इसका मॉडुलस ले लूँगा, साइन थीटा का मॉडुलस हो जाएगा। और ये यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है, 1 होता है। तो एक प्रॉपर्टी हमारे पास ये भी आ गई। और यहाँ से अगर मैं एक बात करूँ, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो अपन ने उससे निकाला था कि एन कैप की वैल्यू क्या होगी, वो एन कैप की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। एन कैप की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, प्लस माइनस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस, ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस। ये इस जगह से ये रिजल्ट निकल के आया है, एन कैप बराबर हो जाएगा ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन, ये आ जाएगा नीचे ए वेक्टर का मॉडुलस डॉट इंटू बी वेक्टर का क्या आ जाएगा अपने पास में, मॉडुलस आ जाएगा। एन कैप के रिजल्ट निकल के आया है अपने पास, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। देखो भाई, इसकी प्रॉपर्टीज़ को फिर से देख लेते हैं अपन। प्रॉपर्टीज़ क्या पड़ेगी, आई डॉट आई सेम टू सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 0 सेम, और आई डॉट जे करूँगा तो क्या मिलेगी वैल्यू, के मिलेगी। और आपको पता ही है, मैंने एक और चीज़ बताई थी कि आई डॉट जे करने पर के कैसे मिलता है, क्योंकि आई और जे के लंबवत सदिश कौन सा होगा, के कैप। और मैंने बोला था कि अगर लंबवत सदिश की बात आ रही है तो एन कैप लंबवत होगा, तो इसीलिए आई और जे के लंबवत कौन सा हो जाएगा, के कैप हो जाएगा। इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, के कैप आ जाएगी। फिर ये 2-3 प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई थी। P3 मैंने बताई थी कि ए क्रॉस ए जीरो क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच में जो थीटा है वो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ए क्रॉस बी की वैल्यू क्यों होती है माइनस ए क्रॉस बी, क्योंकि इसकी दिशा क्या हो जाएगी, चेंज। और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या नहीं करता, फॉलो नहीं करता, जबकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि ए क्रॉस बी बराबर अगर मान लो जीरो दिया हुआ है, तो वही 3 केस राइज होते हैं, या तो ए वेक्टर का मॉडुलस जीरो है, या फिर बी वेक्टर का मॉडुलस जीरो है, या फिर उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री। ठीक है। उसके अलावा जो मैंने बताया था कि इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास ऑलवेज ये ज़्यादा ईजी पड़ता है, मैट्रिक्स वाला। आई जे के लिख लो, उसके बाद इनके कोफिशिएंट लिख लो, ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिख लो, बी वेक्टर के कोफिशिएंट लिख लो, और उसके बाद इनको क्या कर लो, सॉल्व कर लो, तो ईजिली क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हुई क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट की मैंने डेफिनेशन ही बता दी। डेफिनेशन क्या थी आपकी, डेफिनेशन थी ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ इंपॉर्टेंट कौन है, एन कैप। एन कैप क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स के लंबवत जो सदिश होगा, लंबवत जो इकाई सदिश होगा, वो कहलाएगा हमारा पास एन कैप कहलाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मान लो आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, तो इसको आप निकाल लेना, इसको फाइंड कर लेना, और इसको क्या कर लेना, फाइंड कर लेना। उसके बाद इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ए बी इंटू ए सी। ए बी और ए सी आप निकाल सकते हो। ए बी पोजिशन वेक्टर है, कैसे निकलेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ऐसे निकलेगा पोजिशन वेक्टर। ए सी कैसे निकलेगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है भाई। तो त्रिभुज क्षेत्रफल बहुत ईजी पड़ता है, और समान चतुर्भुज के क्षेत्रफल आप अच्छे से जानते हो। अगर इसके विकर्ण दिए हुए हैं तो देखो, समान चतुर्भुज के एक तरीके से 4 त्रिभुज आ गए इसके अंदर। ठीक है। और आप जानते हो एक त्रिभुज अगर ये है हमारे पास में, समान चतुर्भुज का फॉर्मूला देखो, त्रिभुज के फॉर्मूले से ही आया है। ये अपने पास समान चतुर्भुज हो गया जिसके विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं। ये पूरा ए था तो ये हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा b/2। अगर इस त्रिभुज की बात करूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू a/2 इंटू b/2। ठीक है। ये बाहर आ जाएगा, a/2 b/2 बाहर आके क्या बन जाएगा, ये 1/8 बन गया। लेकिन ऐसे कितने ट्राइंगल है मेरे पास, ऐसे ट्राइंगल है मेरे पास 4, तो 1/8 से कैंसिल आउट करके क्या बन जाएगा, 1/2। ये बहुत ही सिंपल सा अपने पास में समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला निकलेगा। तो इस तरीके से आज जो हमने सिलेबस किया है वेक्टर के अंदर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि वेक्टर के अंदर आज हमने क्या किया है। वेक्टर के अंदर आज अपन ने डॉट प्रोडक्ट किया है, फिर डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ करी हैं। उसके बाद में मैंने ये बताया है कि अगर दो आपको वेक्टर्स दिए हुए हैं तो उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस इंटू बी वेक्टर का मॉडुलस। उसके बाद मैंने ये बताया कि प्रक्षेप क्या होता है, जैसे कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप कैसे निकालेंगे, तो ए वेक्टर डॉट जिसके ऊपर प्रक्षेप निकालने हैं उसका कैप, और कैप का फॉर्मूला आपको अच्छे से आता है। कैप किसको बोलते हैं, कैप बोलते हैं यूनिट वेक्टर को, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने बताया था बी ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉडुलस। तो इस तरीके से उसके बाद में मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के पे जीरो क्यों आता है, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और आपको मैंने सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी क्रॉस प्रोडक्ट की, कि क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है। उसके अलावा मैंने कुछ क्वेश्चंस थे जो इसके ऊपर आते हैं। कल जो हम क्वेश्चंस करेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, जो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो करेंगे।
उसके बाद हम सबसे पहले करेंगे इनकी ज्यामितीय व्याख्या। उसके बाद में डॉट प्रोडक्ट, जो ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट होता है वो करेंगे। ट्रिपल जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, वो करेंगे। और उसके बाद में ये टॉपिक ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। दो चार जो प्रक्षेप या कुछ छोटी मोटी चीज़ बचेगी तो उसके ऊपर अपन चर्चा करके ये टॉपिक ख़त्म कर देंगे। यानी कि वेक्टर जो टॉपिक है उसके ऑलमोस्ट सारी जो पॉइंट्स हैं वो अपन ने कवर किए हैं, और जो क्वेश्चंस हैं जो बुक्स के अंदर हैं वो अपन लास्ट वाले वीडियो में करते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो लास्ट वाले वीडियो में उसके क्वेश्चंस करेंगे, और जहाँ तक ये आपके मैंने अभी करा दिया है वो भी आपकी 2 एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रही है, तो आप उनके क्वेश्चंस करिए अच्छे से। ठीक है, और बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।